गुफ्तगू के इस अंक में हमारे साथ हैं राजीव जी। आप बिहार के जहानाबाद से हैं, साथ ही साथ पिछले 10 सालों से दिल्ली एनसीआर में ये वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार की राजनीति पर इनकी तीखी नज़र होती है। तीखी नज़र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगले 2-4 मिनट में एहसास हो जाएगा कि मैंने तीखी नज़र क्यों बोला, है ना राजीव जी? तीखी नज़र बिहार की राजनीति, आज की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? बिहार की राजनीति को, बिहार में अभी राजनीतिक भूचाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दो गठबंधन हैं अभी वहाँ पर बिहार में, एक तरफ जो विपक्ष में बैठी हुई आरजेडी है और आरजेडी के साथ कांग्रेस और दूसरी छोटी मोटी पार्टियां एक तरफ है, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें सत्ता की, तो सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो गठबंधन है वो एक मजबूरी का गठबंधन दिख रहा है। दोनों के बीच इस बात का होड़ मचा हुआ है कि कौन आगे बढ़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जिस स्तर के काम किए और जैसे नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की, उससे ही ये साफ हो गया था कि आगे भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए छटपटा रही है। और जब नतीजे सामने आए तो उस समय भी ऐसा ही देखने को मिला। जैसे ही नतीजे सामने आए और नीतीश कुमार के अंदर एक भूचाल आ गया। नीतीश कुमार परेशान तो थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसी कारण से दोनों पार्टी के बीच इस बात के लिए होड़ मची हुई है कि आगे भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक दूसरे को पीछे कैसे छोड़े। और इसी का परिणाम अभी सामने देखने को मिला है, जब नीतीश कुमार अपने पुराने समीकरण को एक बार फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीति की शुरुआत जब की थी उस समय, और उसके बाद जनता पार्टी से होते हुए जब अपनी पार्टी बनाए थे समता पार्टी, तो उस समय भी उनका कोर वोट बैंक जो माना जाता था उसमें लव कुश समीकरण की बड़ी भूमिका थी। यानी कोयरी कुर्मी एक मुश्त होकर नीतीश कुमार के पीछे खड़े नजर आए थे। और धीरे धीरे जैसे बिहार के पिछड़े वर्ग के कई नेता उभर कर सामने आए और उसके बाद बिहार की राजनीति की दिशा थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। यानी कि ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियों के अलग अलग नेता का उभार हुआ। उसमें से लव कुश समीकरण भी बिखरा जब नीतीश कुमार के एक नजदीकी सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। वो बिहार में बड़ी भूमिका की तलाश करने लगे, और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो उसके बाद ये लगने लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक जगह बनी हुई है, और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा पर और भी विशेष बात करेंगे, लेकिन आपने 2-3 आपने जो विषय बताया कि इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़े भाई के रोल पे खुद को देखना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ ऐसा काम किया कि नीतीश कुमार को छोटा भाई बनना पड़ा। आपने इंडिकेट किया। बिल्कुल, तो वो खुलकर बता सकते हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया? पब्लिक तो जानती है, लेकिन पब्लिक वो आपके मुंह से सुनना चाहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर बिहार विधानसभा चुनाव के समय की स्थितियों को देखेंगे तो उस समय ये लगता है कि भाजपा और जदयू के बीच जब गठबंधन हुआ था और दोनों एक साथ चुनाव लड़ने की बात जब चल रही थी, तो उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग में जदयू और भाजपा के बीच बराबर बराबर के सीट के बंटवारे की बात हो रही थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार को दबाने के लिए एक दूसरा दांव चाहिए, और वो दांव बन के उभरे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने बनकर उभरे या बनकर उभारा गया? बनकर उभारने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं से जिस समय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी जदयू भाजपा के बीच गठबंधन
हो रहा था और सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, उस समय भी जो चिराग पासवान थे उनका हर स्टेटमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होता था। तो उस समय ही इंडिकेशन मिल रहा था कि चिराग पासवान नीतीश के खिलाफ हैं, भाजपा के साथ हैं, लेकिन फिर भी एनडीए में उनकी भूमिका केंद्र में बनी हुई थी और बिहार में वो अलग थलग थे। इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का साथ तो नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश में थी। और ये जो दांव था भारतीय जनता पार्टी का, वो कामयाब हुआ। चिराग पासवान अभी भी किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, लेकिन वो बिहार चुनाव में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि नीतीश कुमार की जो स्थिति हुई है उसमें कहीं न कहीं चिराग पासवान का बड़ा योगदान है, और इसलिए चिराग पासवान को भाजपा ने अपने साथ रखा है, उनके ऊपर हाथ है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। आज की राजनीति में जिस तरह से भगवान का यूज हो रहा है, उसी तरह से का एक उदाहरण मैं लेकर ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भगवान शिव के जैसा है, जो कि जानते हैं कि विष है, फिर भी उनको पीकर अपने आप का अस्तित्व बना रखा है बिहार में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बेसिकली विष पीने जैसी कोई बात नहीं होती है। और नीतीश कुमार भी मजबूरी में ही ये सारा काम कर रहे हैं। विष पीना ही है ना, हाँ, तो मजबूरी जो उनकी है वो शंकर की तरह नहीं है। शंकर मजबूर नहीं थे, वो कल्याण के लिए उन्होंने विष पिया था। नीतीश जी तो बोलते हैं हम तो कल्याण के लिए ही कुर्सी पर हैं, लेकिन नीतीश तो बोलेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलेंगे। अब मैं नीतीश के एक और बातों पर आना चाहता हूँ। नीतीश कुमार कहते थे कि भाई शराब छोड़ो, दूध पियो, इलेक्शन से पहले जल जीवन हरियाली, हर चीज को वो बताते थे कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम इसको पब्लिक ग्रीवांस में लेके बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ चला गया ये सारी चीजें? योजनाएं कभी भी खराब नहीं होती है, और नीतीश कुमार की जो योजना है, शराबबंदी की योजना भी खराब नहीं थी। उसके बाद जल जीवन हरियाली की जो बात कर रहे हैं, वो बिहार में उसकी अभी बहुत ज़रूरत है। लेकिन नीतीश कुमार की योजना और योजना का इम्प्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर योजना का कार्यान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तो इस योजना का लाभ भी उस तरीके से नहीं कहा जा सकता है। राजीव भाई, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जैसा बिहार का उदाहरण लेकर आप बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो सक्सेस नहीं रहा या सही नहीं रहा है, तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम देख लेते हैं कि कोई नोटबंदी कहीं से भी कोई गलत सोच नहीं था, गलत कोई स्टेप नहीं था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत कमियां रही। जीएसटी भी लगभग वही उसी का जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन का स्तर बहुत खराब नहीं है, लेकिन चूंकि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ऐसे भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जीएसटी ने अचानक से बहुत सारी चीजें बदल दी और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत घटिया तरीके से हुआ है। लेकिन विपक्ष के आरोप भी मैंने घटिया तरीके से नहीं बोला, सही तरीके से आप उसको घटिया शब्द जरूर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश के परिप्रेक्ष्य में मैं तुलना कर रहा हूं। दोनों कोई भी योजना न पूरी तरह से सफल होती है न पूरी तरह से विफल होती है, लेकिन उसका एक स्टेज होता है। 30% सफल है, 40% सफल है, 50% सफल है, 100% तो किसी का परिणाम नहीं निकल सकता। नीतीश कुमार की शराबबंदी की बात अगर नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं तो शराबबंदी की बात करें। शराबबंदी के अपने बहुत सारे फायदे हैं जो हर बिहार के लोगों को पता है। बिहार के एक छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में अगर देखें, गांव में जाकर उसके बारे में पता करें, तो ये पता चलेगा कि जो पहले शराब पीने के बाद तांडव हुआ करता था, गांव में जिस तरह की हरकतें की जाती थी, उस पर तो रोक लगा है। लेकिन दूसरे स्तर पर जो शराबबंदी का नुकसान राजस्व के तौर पर हुआ, वो राजस्व अगर पूरी तरह से बंद होता और उसकी स्मगलिंग नहीं होती
निकटवर्ती राज्यों से जैसे पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से शराब स्मगल नहीं किए जाते, वहाँ से गैर कानूनी तरीके से नहीं लाए जाते, तो इसका परिणाम और बेहतर हो सकता था। लेकिन वो हो नहीं रहा है। अभी जो या खबरें किया देख नहीं रहे जा हैं, रहा, हो नहीं रहा है या किया नहीं जा रहा है। नहीं किया जाना एक अगर अलग अगर शब्द है। स्मगल ये करके हम आ रहा है किसी के तो ऊपर कहीं ना सुशासन पर ही उंगली उठेगी ना। बिल्कुल उंगली तो उठेगी, जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नीतीश कुमार की ही भूमिका है। ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये कहा जाना थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्ति टाइप। नहीं, आपने तो जानबूझकर ऐसा कहा जा रहा है। आपने कभी नहीं कहा, जब नीतीश कुमार के पिछले 14 साल के शासनकाल में कम से कम 14 ऐसा एफओबी हो या पुल हो, उद्घाटन से पहले ही चूहिया के कुतर जाने मात्र से वो धरातल पर आ गया, उस समय भी आपने ये नहीं बोला कि नीतीश का गलती हो। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, लेकिन बोलना तो चाहिए ना। किसने नहीं बोला, आपने भी नहीं बोला। अगर बोलना था और बोला जाता रहा है जी। मीडिया में भी कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसमें कहा गया कि नीतीश सरकार की गलती नहीं है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मुख्यमंत्री कोई है तो उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती है। अगर जल संसाधन मंत्रालय की कमी है तो उसमें जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, उसकी भी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर सारा काम मुख्यमंत्री को अकेले करना हो तो फिर दूसरे मंत्रालय, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं है। और मुख्यमंत्री अगर ऐसे जिम्मेदारियों से भागते हैं और गलती नहीं मानते हैं तो वो बेशर्मी की तरफ इशारा करता है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि लालू के शासनकाल को लालू के बारे में नहीं बोला जाए, उनकी कोर कमेटी, कोर टीम के बारे में बोला जाए कि लालू के समय में मंत्रालय भी कर, अब जो भी था जैसा उसका एक बनाया जाता है, या नीतीश कुमार। आप देखिए लालू के शासन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हुआ था उसमें सिर्फ लालू के बारे में नहीं कहा जाता है, आज पूरा लालू परिवार के बारे में कहा जाता है। लालू के मंत्री भी उतने ही बदनाम हुए हैं। लेकिन लालू के सारे मंत्री, लालू के लगभग सारे मंत्री तो नीतीश जी के साथ में नहीं, सत्ता सुख उन्होंने लिया है। सारे मंत्री नहीं हैं। एक-एक करके जिन मंत्रियों के बाद, जिन परिवारों के बाद, जिन लोगों की बात होती है, जिन लोगों ने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे छोटी भूमिका निभाई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसी बात करेंगे तो नीतीश कुमार भी कभी लालू यादव के ही सहयोगी थे, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई, दोनों के बीच विवाद हुए, दोनों अलग अलग पार्टियां बनाए। हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तुलना लालू यादव से की जाए या लालू की तुलना। सवाल और है राजीव भाई कि लालू के समय में जो मंत्री जातिगत रूप से नीतीश के लिए फिट बैठते थे, उन मंत्रियों को इन्होंने तरजीह दिया। चाहे आप किन्हीं का भी नाम उठा लीजिए, रामकृपाल हो चाहे जो भी हो, तो जातिगत रूप से जो नीतीश को चाहिए था वोट बैंक के ख्याल से, जाति के ख्याल से, तो उनको तरजीह देकर अपने साथ किया गया। ऐसा आज नहीं हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन नीतीश कुमार भी लगभग उसी भेड़ चाल में चले। और आज ये राजनीति है जी। और अगर आप बिहार की राजनीति देखेंगे तो जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जातीय समीकरण को इन्होंने भी तरजीह दी। सत्ता पर जाने के बाद, सत्ता तक पहुंचने के लिए भी कई रास्ते अपनाने पड़ते हैं, और अगर आपको सत्ता तक पहुंच के कुछ अच्छा भी करना है तो भी उसके लिए आपको जो तय रास्ता है उसमें थोड़ा फेरबदल के साथ उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्रांतिकारी परिवर्तन होती है। आज के बिहार के जातीय स्थिति और जातीय समीकरण को अगर कोई इग्नोर करता है तो इसका मतलब है कि वो बिहार की राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता है। अभी भी अगर राजीव भाई आपसे एक सवाल था, आज के पैमाने पर 5 साल आगे के बिहार को किस रूप में आप देखते हैं? अभी 5 साल आगे की बात तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल बाद यहाँ तो कुछ महीने बाद क्या होता है तो समझ में नहीं आता है, पता नहीं होता है राजनीति में कैसे कैसे घटनाएं घटती है। हम तो ये भी नहीं सोच पाते हैं और विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि अगले 4 सालों तक 5 साल का कार्यकाल जो नीतीश कुमार का इस बार का है वो पूरा कर पाएंगे। हो सकता है कि बीच में ही
ये बाहर हो जाएं। हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ही ये सोच लें कि अभी जो गठबंधन की सरकार है उसमें नीतीश कुमार पहले वाली भूमिका में नहीं है। जिस तरह से पहले नीतीश कुमार के सरकार जब थी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी दबी हुई रहती थी। उनके पास जो मंत्रालय थे, उनके जो मंत्री थे, वो नीतीश कुमार की बात मानने को मजबूर थे। लेकिन जब स्थिति अब उल्टी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं, कम सीटें जदयू के पास होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर सबसे पहला तो मोरल प्रेशर है, नैतिक दबाव है। अब उस दबाव के बाद दूसरी स्थिति ये है कि वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और जनता दल यूनाइटेड में फूट हुई, राजद में फूट हुई, कांग्रेस में फूट हुई, कांग्रेस में फूट की बात तो हमेशा चलती रहती है। कुछ दिन पहले भी हुआ कि 8 विधायक कांग्रेस से नाराज हैं, अलग होने वाले हैं। राजद के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व से असंतुष्ट है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी स्थिति है। लेकिन उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोध है, वो विरोध कुछ दूसरे फायदे को लेकर दब के रह जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति जो आज की राजनीति है उसमें सह और मत कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, ये और यही तो कारण करेगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की, आखिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार ने उनको एक्सेप्ट किया। वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी हो गए थे, नीतीश कुमार की आलोचना करते रहते थे। विधानसभा चुनाव के समय तक उनको उम्मीद थी कि हम बिहार की राजनीति में हो सकता है किंग तो न बन पाए, लेकिन किंग मेकर ही बन जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ऐसी बुरी स्थिति के बावजूद लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति खराब हुई, खुद चुनाव नहीं जीत पाए उपेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव में खराब राजीव जी, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। क्या यही कारण तो नहीं है कि कल सम्राट चौधरी जैसे मंत्री को उग्र होकर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी को एक प्रोजेक्ट करके उनको लाइमलाइट में लाने के लिए कि कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा को ऐसा विधानसभा में हुआ हो, ऐसा कुछ लगता है क्या? ऐसा तो पहले से भी हुआ था। शकुनी चौधरी के बाद सम्राट चौधरी आए। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने के पीछे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, ये गठबंधन में पहले से ही चल रही थी ये स्थितियां। और उधर कुशवाहा जो है, अब वो नीतीश कुमार दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं कि जो थोड़े बहुत विवाद हो गए थे, वोट बंटवारा हो रहा था, वो लव कुश दोनों एक साथ आ जाएं। और उपेंद्र कुशवाहा को लाने के बाद भी अब उनके साथ जो थोड़ी समस्या थी, जो पार्टी में वो किस पद पे रहेंगे और किसको रिपोर्ट करेंगे, इस बात के लिए भी जो कंफ्यूजन था उन्होंने दूर किया कि अब वो डायरेक्ट उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। उनके लिए वो किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्थितियां जो है वो दिखाता है कि नीतीश कुमार अब आगे इस वोट को एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। आपने मेरे सवालों को थोड़ा सा दूसरे रूप में देख लिया। क्या आज के बैसाखी पर अगले 5 साल के बाद स्वर्णिम बिहार का इतिहास को आप देख पा रहे हैं? देखिए, 5 साल, 10 साल, 2 साल, स्वर्णिम बिहार, स्वर्णिम भारत, सोनार बांग्ला, ये सब शब्द पॉलिटिकल होते हैं और हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिकल शब्दों का इस्तेमाल पॉलिटिशियन के लिए छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आदर्शवादी शब्द हैं, जो आइडियल वर्ड्स होते हैं, वो सिर्फ लुभाने के लिए होते हैं। स्वर्णिम बिहार की परिकल्पना तो आज से 10 साल के बाद भी नहीं की जा सकती है। ये इसके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में जब समय लगता है, सिर्फ राजनीति के स्तर पर नहीं हो सकता। बिहार की सामाजिक स्थिति जो है उसको भी देखना पड़ेगा कि वहां पर सामाजिक परिवर्तन किस गति से होता है। तो उस परिवर्तन को करते हुए या उस परिवर्तन के आसपास कोई पार्टी आपको दिख रहा है बिहार में? अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल चेंजेस से बिहार की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पहले
लालू यादव आए, लालू यादव के पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीच बीच में जनता पार्टी की सरकार भी रही। जो व्यवस्थाएं थी वो धीरे धीरे धीमी गति से चलती रही। उसके बाद लोगों ने उम्मीद जताया नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में उभरे और लालू यादव के जो प्रशासनिक विफलता थी, उनके समय में जो थोड़ी गुंडागर्दी बढ़ गई थी, उसका डर दिखाकर लोगों को अपने साथ जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी फिर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी। दोनों का शासन चला है। दोनों, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हाथ खड़ा कर देगी कि नीतीश कुमार के इन कामों में मेरी कोई भूमिका नहीं है, तो इसको भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार ये बोले। नीतीश जी को अभी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है मानसिक तनाव। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मानसिक तनाव हो तो छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती है। और ये जो लगातार नीतीश कुमार गुस्साने लगे हैं, जब उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है, जब उनसे फिर से बिहार में जो अपहरण के मामले आ रहे हैं, हत्या के मामले आ रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक विफलता की बात कही जाती है, तो वो गुस्सा जाते हैं। उसकी तुलना लालू यादव के शासन से करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन उनका है, जो थोड़ी सी परेशानियां आ गई है और दिमागी तौर पर वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं इस बात को लेके कि अभी वो सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी की दया पर है। मतलब आपकी बात अब सच होता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन से पहले आपने ही बोला था कि बिहार इलेक्शन के बाद, विधानसभा इलेक्शन के बाद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें नहीं होगी, जो कि होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, और ये होना भी नहीं है। हर राज्य के इलेक्शन के पहले ये बातें होती है। अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ पर जाके देख लीजिए, वहाँ नेताओं के भाषण सुनिए, वहाँ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो देखिए। उसके बाद तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति, केरल में भी ऐसी स्थिति है, असम में भी ऐसी स्थिति है। हर जगह पर जो पॉलिटिकल मूव है वो इसी तरफ होता है, क्योंकि क्षेत्रीयता की भावना को उभार कर क्षेत्रीय राजनीति करी जाती है। और जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होगा, तो क्षेत्रीय भावनाओं को दबाकर राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, वो बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। आखिर सवाल राजीव भाई, अब बिहार का क्या होगा? क्या आप धीरे उस धीरे दर्द से अभी भी दवा नहीं बनी है कि आप पलायन के दर्द को का एहसास करते ही रहेंगे? नहीं, बिहार में अब धीरे धीरे पहले से बेहतर स्थिति हो रही है, और सिर्फ वो पॉलिटिक्स के कारण नहीं, बल्कि लोगों के अपने सहयोग और जागरूकता के कारण हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि जब राजनीति और सरकार अपना पूरा दमखम लगाती है तो वो स्तर जो होता है वो और तेज हो जाता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो पलायन होगा। छोटे लोगों का बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर मगर तगर, हाँ ठीक। और पिछले 14 सालों से हमने नीतीश में के शासन काल में हमने नहीं देखा कि इंडस्ट्री की बातें हो, इन्वेस्टमेंट की बातें हो, या फिर मान लीजिए कोई अच्छे मूव की बातें हो। वो धरातल स्तर पर तो हमने नहीं देखा, और आगे भी नहीं देख पाएंगे। और अभी वही बात कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, सरकार के स्तर पर इस मामले में वहाँ की सरकार, जो नीतीश कुमार की भी सरकार है, वो काम नहीं कर पाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो श्रमिकों का पलायन होगा, कामगारों का पलायन होगा। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए तो बड़ी जगह पर जाने की स्थिति जो होती है वो दुनिया के हर मुल्क में होती है, और हर स्टेट में भी है। अगर अच्छे से अच्छे स्टेट जो हैं, साउथ इंडिया के अगर डेवलप्ड स्टेट भी हैं, तो वो भी वहाँ से दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, दिल्ली के लोग यूएस जाते हैं, वहाँ पर से भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो तो पलायन नहीं कहा जा सकता। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हर जगह पर नहीं उपलब्ध करवाई जा सकती, लेकिन सामान्य तरीके का काम जो इस समय की ज़रूरत है उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। लेकिन सरकार जो नहीं कर पा रही है उसको अब धीरे धीरे
जनता के बीच जो जागरूकता हुई है वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टार्टअप के तौर पर कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को भी पता है कि कुछ हम लोगों के मित्र भी हैं जो बिहार में जाकर अपना काम शुरू किए हैं, वो भी कुछ रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे आई है और हमें लगता है कि यही युवा वर्ग जो है एक दिन जागेगा, उठेगा और फिर इन पॉलिटिशियन को उस तरफ जाना पड़ेगा जिसकी हमें उम्मीद है। यही युवा वर्ग जागेगा तो शायद स्वर्णिम बिहार की कल्पना को एक अलग रूप दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। राजीव जी के नज़र से आपने बिहार को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।